नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव और टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो बचाता है आपका टैक्स। साथ ही टैक्स से जुड़े आपकी सारी समस्याओं को भी हम दूर करते हैं। मेरे साथ हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, साथ ही एक नए टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक जो taxpanel.com के को फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो बिना बजट की चर्चा के टैक्स का शो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज हम एक खास विश लिस्ट लेकर आए हैं वित्त मंत्री के लिए। सुभाष लखोटिया जी के पास सबसे पहले चलती हूँ। लखोटिया जी, आप जब भी बनाते हैं विश लिस्ट तो उसमें हर तरह के टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ना कुछ होता है, सैलरीड कर्मचारी हो या प्रोफेशनल हो या छोटे बिजनेसमैन हो। तो आपके टैक्स के विश लिस्ट में आप सैलरीड कर्मचारियों के लिए क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह की रियायत की मांग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं आज 5 बातें करूंगा जो चाहता हूं मैं कि वित्त मंत्री जी उनको बजट में जोड़ें। और सबसे पहली बात है वेतन भोगी कर्मचारी के लिए राहत। आपको आश्चर्य होगा पर हकीकत यह है कि अगर हमारी इनकम बिजनेस से होती है, हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है, हमारी इनकम ब्याज आदि से होती है, तो सब प्रकार का टैक्स एक सा है। परंतु अगर हमारी इनकम सैलरीड एम्प्लॉई के रूप में होती है तो अलग अलग एम्प्लॉयर और अलग अलग कानून, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए अलग, प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए अलग, और उसी तरह हम देखें तो हमारे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सबके लिए अलग अलग। यहाँ तक कई जगह पर तो नौकरी के रिटायरमेंट के बाद भी अगले 10-20 सालों तक जितनी भी मेडिकल रिइंबर्समेंट मिले उसमें टैक्स नहीं लगता, और हाउस रेंट और इसी तरह की और चीजों पे और अलावेंसेस, और साथ ही सबसे बड़ा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए टैक्स अलग अलग तरह से लगता है। सरकार को चाहिए इस बारे में बदलाव करे जल्दी। पिछले 40 सालों से हम सुन रहे हैं शायद होगा, शायद होगा, शायद होगा, पर बिल्कुल नहीं हुआ। ये बिल्कुल जरूरी है, ये नहीं कि हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, पर हकीकत है कि सबका एक सा होना चाहिए। लखोटिया सर, कुछ साल पहले हमने देखा था टैक्स रिफॉर्म के लिए सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का मन बना रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि इस कोड को ये नई सरकार भूल चुकी है। क्या कोई ऐसा प्रावधान है उस डीटीसी में जिसे आपको लगता है याद दिलाना चाहिए बजट में, इससे कुछ फायदे की बात निकल कर आ सकती है टैक्स पेयर्स के लिए? मैं एक सजेशन देना चाहूंगा सरकार को कि पर्टिकुलरली 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भारत में जो नौकरी करते हैं, नौकरी पाते हैं, टीडीएस कट रहा है, दुखी होते हैं, मार्च के अंदर रिटर्न भरते हैं, मार्च के बाद तो दुख के रोते रोते टैक्स देना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार ऐसा कुछ कर दे कि वेतन भोगी कर्मचारी के लिए 10 लाख की इनकम तक 10% टैक्स और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे 20% टैक्स, चाहे एग्जम्पशन हटा दो, बाकी चाहे छूट हटा दो, चाहे अलावेंसेस हटा दो, अगर ऐसी सुविधा हो गई तो लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन फायदे बंद होगा, टैक्स पेयर्स खुश होंगे। लखोटिया जी, आप कुछ छोटे बिजनेसमैन के लिए खुशी की बात बताइए। आप क्या मांग रखना चाहेंगे वित्त मंत्री से छोटे बिजनेसमैन के लिए? देखिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए अगर फायदे की बात रखनी है, सबसे पहले सरकार को बताना पड़ेगा। इस लिमिट में आप बदलाव करेंगे तब आपके रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और अगर बदलाव नहीं करेंगे तो वही 2 नंबर चलते रहेगा, वही टैक्स चोरी होगा, वही आप पकड़ नहीं पाओगे, ये सब होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑलरेडी कानून भारत में अच्छा है। अभी वर्तमान कानून है 1 करोड़ रुपए तक की सेल अगर हो छोटे व्यापारी की, उसे केवल 8% इनकम दिखाना है, उस पर इनकम टैक्स देना है। भाई खाते नहीं रखो कोई बात नहीं, मैं ये चाहता हूं इस लिमिट को 3 करोड़ रुपए कर दिया जाए।
हो सकता है सरकार सोच रही है 3 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे भाई साहब, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप खुद तो ला नहीं सकते, लोग चोरी करेंगे। ऐसे में अगर आप 3 करोड़ लिमिट कर दो तो टैक्स पेयर खुशी खुशी प्यार से देते जाएगा अपना टैक्स। आपकी रेवेन्यू एक साथ 3 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं सेक्शन 44AD में बदलाव छोटे बिजनेसमैन के लिए, इस पर उम्मीद है आपकी, लेकिन प्रोफेशनल क्या उम्मीद रखें इस बजट से? उनके लिए आप क्या मांगना चाहेंगे बजट में? देखिए, प्रोफेशनल के लिए पहली बार मुझे आशा लगी है कि इस साल पिछले 40-50 वर्षों में पहली बार शायद प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए कुछ खबर आएगी, अच्छी खबर, बढ़िया खबर, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर कमेटी ने इस बारे में थोड़ा सा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रेजेंटिव रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से प्रोफेशनल व्यक्ति का भी इनकम टैक्स कंपटीशन होना चाहिए। अर्थात अगर सरकार कोई लिमिट रखती है तो उस लिमिट का 34%, जैसे 100 रुपये कमाई हुई प्रोफेशनल व्यक्ति की, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, एडवोकेट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, हर प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए अगर जो कमाई होती है उसका 100 रुपये में से 34 रुपये पे टैक्स लगेगा। बाकी आपका खर्चा मान लिया जाएगा। ये खर्चा मानने के लिए आपको बही खाते, हिसाब कुछ नहीं देना है। जिस प्रकार इंडिविजुअल का टैक्सेशन होता है उसी हिसाब से ये भी हो जाएगा, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल इनकम का। आज वर्तमान समय में प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए कोई राहत कार्य नहीं है। यानी जिंदगी आसान बनानी चाहिए सरकार को प्रोफेशनल्स के लिए। बही खाता और हिसाब किताब को थोड़ा कम करने की मांग रख रहे हैं टैक्स गुरु। लेकिन पिछले बजट में लेकिन टैक्स गुरु पिछले बजट में हमने देखा था कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स की ऊपरी सीमा को 25% तक लाने का ऐलान हुआ था। इस बार अब क्या उम्मीद रखें कॉर्पोरेट्स बजट 2016 से? देखिए, सच बात तो है, इस बार तो 2-1%, 2 या 3% मैक्सिमम कम होगा, या सरकार इसी साल सारे एग्जामिनेशन भगा दे। पर मैं ये मानता हूं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स में भी बदलाव लाना है, कलेक्शन ज्यादा करना है, तो पहले 10 लाख रुपए की कॉर्पोरेट इनकम पे 10% टैक्स, उसके बाद 10 लाख से ज्यादा जो भी राशि हो उस पे 20% टैक्स। मेरा ये मानना है कि अगर ये नियम लागू हो गया तो डेफिनेटली 100% चांस है कि देश का रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट एंगल के लिए भी हमारा देश पॉपुलर डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो सरकार को एक ही बात सोचना है। बिल्कुल लखोरिया जी, आपकी बातचीत से लग रहा है बस एक ही बात सुनना है कि वित्त मंत्री को आपके इन विश लिस्ट पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए कुछ है, प्रोफेशनल्स के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, सैलरीड के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए आप डिमांड कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ सुधीर कौशिक भी है। मेरी मांग ये करना हो कि ये अगर ले आए तो हम लोगों का फायदा हो, वो तो छोटी बात है। सरकार की कलेक्शन इतने ही एम्प्लॉय से 10 गुनी जरूर हो जाएगी। तो यानी आप जो बता रहे हैं, जो विश लिस्ट आपने रखी, उसमें केवल टैक्स पेयर्स का ही फायदा नहीं, सरकार का भी फायदा है। 5 विश लिस्ट लखोटिया जी की हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब अपने टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक की विश लिस्ट समझते हैं। सुधीर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये बजट टैक्स कम करेगा या हमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कराने का बढ़ावा देने वाला है? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि हर साल कुछ ना कुछ रियायतें एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को दी गई हैं। पिछले कुछ सालों में काफी कम टैक्स रेट्स कर दिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद करना तो ठीक नहीं होगा। पर कुछ डिडक्शंस अभी हमने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एनपीएस में जो डिडक्शन दी गई है 50,000 की, शायद वो बढ़ा दी जाए या उसी तरह की कोई ईएलएसएस के साथ डिडक्शन दी जाए, ताकि लोग इक्विटी की तरफ जाएं और थोड़ा इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न हो, ताकि उनकी जो सेविंग्स हैं वो बेहतर काम आ सके उनकी जो जरूरतों के। तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कुछ बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। थोड़ा सा रियायत शायद इंटरेस्ट पर जो टीडीएस की बात चल रही है उसमें हो सकता है,
पर अभी हम ये कहेंगे कि कुछ रियायतें जो पुराने सालों में दी गई हैं टैक्स पेयर उनका भी कुछ ठीक से इस्तेमाल करे तो इफेक्टिव टैक्स रेट काफी कम किया जा सकता है। यानी संभल कर अपनी मांगे रखिए, ज्यादा टैक्स छूट की उम्मीद नहीं कीजिए। लेकिन एक चीज जो पिछले साल हमने देखी नहीं हुई है वो है मेडिकल रीइंबर्समेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। सालों से 15,000 रुपए की ही छूट मिल रही है, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल रहा है। क्या इसे बढ़ाने का वक्त है सुधीर जी? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बढ़ चुकी है। मेडिकल की ओवरऑल जो आज की डेट में फैमिली की कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो 1250 रुपए प्रति माह की जो होती थी वो अब बढ़ चुकी है। उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत है। और जिस तरह सरकार ने पहले ग्रेच्युटी की लिमिट्स बढ़ाई थी, फिर अभी उन्होंने पिछले साल में एक और हमें फायदा दिया था जब ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाया था, डबल किया था, तो सिमिलरली ये भी बढ़ सकता है और बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीदें तो बहुत है। साथ ही में मैं यहाँ पर अपने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया को धन्यवाद कहना चाहूंगी। इनकी 5 विश लिस्ट हमने डिस्कस की है और उम्मीद करते हैं कि इस विश लिस्ट पर सरकार जरूर ध्यान दे। लखोटिया जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे दूसरे टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक बने हुए हैं। इस ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे दर्शकों के सवालों का जवाब, टैक्स से जुड़े सवालों के समाधान के साथ। अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश होती है कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके और आपको टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब दे सके। आज आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक। शुरुआत करते हैं आपके सवालों का। मनीषा गुप्ता जी का है पहला सवाल। ये जयपुर में रहती हैं, वहां इन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा है। इसका पोजेशन इन्हें अक्टूबर 2015 में मिला, लेकिन जयपुर में ही अभी तक ये किराए के घर में ही रह रही हैं और फरवरी 2016 में अपने इस नया फ्लैट में शिफ्ट करने वाली हैं। इससे ही जुड़ा है इनका सवाल। समझना चाहती हैं कि जनवरी तक का एचआरए क्या ये क्लेम कर सकती हैं और जो होम लोन लिया हुआ है इसके प्रिंसिपल और ब्याज पर भी उन्हें टैक्स छूट मिल सकेगी या नहीं? जी हाँ मनीषा जी, आपको दोनों ही छूट मिल सकती है। एचआरए की छूट जो है धारा 10 में मिलती है, सेक्शन 10 में, और उसके लिए आपने रेंट पे किया है जनवरी तक का, तो आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे जनवरी तक। और जो ब्याज आपने दिया है होम लोन पर वो आप क्लेम कर सकते हैं धारा 24 में, हाउस प्रॉपर्टी में। दोनों ही मिल सकते हैं आपको। दिल्ली से महेश जैन मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते महेश जी, स्वागत है टैक्स गुरु में। आप राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के बारे में समझना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, सवाल मेरा ये है कि मैंने मार्च में अकाउंट खोला था 2013 में। जी जी महेश जी बताइए। और उसके बाद में इस करंट ईयर में 16 के अंदर मैं उसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ 50,000, ताकि मुझे 25,000 की रिबेट मिल जाए। जी तो क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? महेश जी, आपके जैसे कि सवाल है कि क्या आप एटीसीसीजी में दोबारा अभी इस साल निवेश करना चाहते हैं, तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छूट अब नहीं है। इसमें 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आपको छूट मिली थी, जो कि 2015-16 में खत्म हो गई है। जो कि 15-16 मतलब असेसमेंट ईयर 15-16। अगर हम वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं तो 14-15 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए वो छूट अवेलेबल थी, जिस अब नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे इसमें निवेश। और वैसे सुधीर जी, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम पर भी क्लैरिटी चाहिए। क्या इस बजट में हम उम्मीद रखें कि इस पर अब इसे आगे और छूट दी जाएगी कि नहीं, ताकि जैसे जैन साहब जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं जो इसका फायदा लेते हैं उन्हें पता चल सके? हाँ बिल्कुल, एक थोड़े समय के लिए जब चीज की जाती है उसका लोगों को पता चलने में ही कई बार समय लगता है, और उसमें पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए जब उसको जहां तक वो निर्णय लेने पर आता है तब तक वो सेक्शन बंद कर दिए जाते हैं या उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है शायद। और इक्विटी एक्चुअली चाहिए, और जिस सीनियर सिटीजन्स जब इस तरह की सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें और इक्विटी के थ्रू कुछ इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न ले पाएं, तो इस ऑप्शन को बढ़ाना चाहिए। देश में शायद उम्मीद है कि बढ़ेगी जरूर। अभी इसका विंडो खत्म हो चुका है और हम बजट में वॉच करेंगे कि इस पर क्या फैसला निकल कर आता है। अगला सवाल चंडीगढ़ से वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र ने पिछले साल 293 दिनों के लिए भारत से बाहर काम किया था। इसमें उन्होंने 2 कंपनियां भी बदली थी। इन्होंने जो सैलरी इन्हें मिली है उस पर कंपनियों ने टीडीएस भी काटा है। हालांकि ये टीडीएस इनकी टैक्स देनदारी से ज्यादा थी, और जब इन्होंने रिफंड की मांग की तो टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहकर रिफंड से इनकार कर दिया कि 2 अलग अलग कंपनियों के साथ होने की वजह से टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। तो वीरेंद्र पूछ रहे हैं कि अब इस समस्या से कैसे निकला जाए, क्या रास्ते हैं इनके पास?
वीरेंद्र जी, शायद कहीं कुछ आपकी और जो डिपार्टमेंट के बीच में जो बातचीत है उसमें कुछ गैप लग रहा है, क्योंकि ऐसा आयकर प्रावधान में तो कहीं नहीं है कि आपने 2 कंपनी में काम किया है तो आपको एनआरआई का स्टेटस नहीं है और आपकी जो बाहर की आय है वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। इसमें कहीं कुछ चूक है जिसको कि आपको फिर से समझना चाहिए किसी एक्सपर्ट के साथ। अगर आपने हिंदुस्तान के भारत के अंदर 182 दिन से कम बिताए हैं तो आप एनआरआई हैं और आपकी बाहर की विदेश की इनकम जो है वो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 182 दिन से ज्यादा बिताए हैं या आपका सोर्स ऑफ इनकम हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है, तब आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप बाहर भी काम करें। तो यानी अभी इन्हें जरूरत ये है कि वीरेंद्र जी आप उन टैक्स अधिकारियों से बात करें, थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आए, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आपको ये रिफंड नहीं मिल सकता है। ये कह रहे हैं में काम करने की वजह से तो ऐसा नहीं होता, इसको मना नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने 2 कंपनियों में काम किया। तो वीरेंद्र जी थोड़ा सा क्लैरिटी और ले, समझ में नहीं आया तो हमें दोबारा फिर से लिखें। अगला सवाल है निशांत त्रिपाठी का, मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निशांत जी नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है। नमस्कार निशांत। नमस्कार जी सर, ये मेरा सवाल ये है कि मैं एनपीएस में, मेरा पीएसयू एम्प्लॉयर हूँ, मैं एम्प्लॉय है मेरा, और वो मेरा कंट्रीब्यूशन और अपना कंट्रीब्यूशन दोनों एनपीएस में हर महीने डिडक्ट होता है। और अभी नया सेक्शन जो जोड़ा गया सेक्शन 80 CCD 1B में, उसमें 50,000 तक की रिबेट मिल रही है। तो मेरा LIC और सब कुछ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल से मिला के 80C और ये सब मिला के थोड़ा जो राशि शेष बच रही है उसको मैं 80 CCD में दिखा सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं और दिखाना चाहिए भी, क्योंकि वो एडिशनल डिडक्शन है, 80C के ओवर एंड अबव है, उससे अतिरिक्त है। तो जब आप उसमें 50,000 रुपए तक कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं अगर आपके पास कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50,000 है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये और बढ़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट की जो जरूरत है देश में वो शायद ज्यादा है, लोगों के जो आवश्यकता है, अभी लोगों के पास ठीक से रिटायरमेंट फंड्स नहीं है, तो इसलिए बढ़ाना ही चाहिए सरकार को और आपको जरूर निवेश करना चाहिए। और निशांत जी का अच्छा है कि उन्होंने 1.5 लाख का पूरा फायदा उठा लिया और अब एनपीएस की बात करते हैं। निशांत जी बहुत बढ़िया टैक्स प्लानिंग है आपकी। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद क्या बैंक से कटे टीडीएस के रिफंड के लिए आप भर सकते हैं आईटी रिटर्न, बताएंगे आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी टैक्स प्लानिंग में मदद कर सके। मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हैदराबाद से फोन लाइन पर रमेश कामले मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते रमेश जी, स्वागत है टैक्स गुरु में। बताइए क्या परेशानी है आपको। नमस्ते मैडम, मेरा परेशानी यह है कि मैं 2 कंपनी का मालिक हूँ और पान कार्ड मेरा पर्सनल नाम पे है। कंपनी का अलग अलग पान कार्ड चाहिए क्या, उसके लिए पूछ रहा हूँ। जी रमेश जी, आपको अलग अलग पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 2 कंपनी बनाई है, जिसको कि मैं मान रहा हूं कि ये प्रोप्राइटरशिप है, जिसके मालिक आप ही हैं, तो इनकम टैक्स की नजर में आप एक आयकर दाता हैं और आप 2 बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो दोनों की आय मिलाकर के ही आपकी एक रिटर्न बनेगी। उसको अलग अलग नहीं बनाया जाएगा, अलग अलग पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यदि ये LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो उसके लिए आपको एक अलग से पैन कार्ड की आवश्यकता थी और उसकी आय अलग से निर्धारित की जाती, उस पर कर अलग दरों से लगता, अलग रियायतें मिलती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, इनकम टैक्स की नजर में एक पैन कार्ड है और आप चाहे 4 अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाइए, उन चारों का इनकम एक साथ उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। अभिलाष कुमार का सवाल शामिल करते हैं। अभिलाष के दादा रिटायर्ड टीचर हैं, जिनकी आमदनी का जरिया सिर्फ उनकी पेंशन है। उन्होंने 2007 में बैंक में फिक्स डिपॉजिट की थी, जो 2011 और 2012 में रिन्यू की गई थी। इन पर टीडीएस भी कटा था, जो इनके दादा को पता नहीं चला। अभिलाष समझना चाहते हैं कि क्या अब रिटर्न भरकर वो जो टीडीएस कटा है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं इनके दादा। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की है तो रिफंड मिलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो रिटर्न बनाइए और चेक करिए कि क्या कोई इनकम और बच तो नहीं गई है जिस पर टैक्स लगना था। जब कुल आय और उसके ऊपर टैक्स निर्धारित कर दिया, अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए अभी धारा 119(2)B आ गया है, जिसमें 50,000 से कम की जिनका रिफंड है उनको आयकर विभाग ने कहा है कि और जल्दी निपटाया जाए,
ताकि जो छोटे जो रिफंड हैं उनके लिए कोई व्यक्ति को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। और शायद बजट में ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि ये जो ब्याज हम रिफंड पर देते हैं ये 0.5% मिलता है हमें मंथ के हिसाब से, इसको 1% कर दिया जाए, क्योंकि जब पेनल्टी लगाई जाती है तो ये 1% या 1.5% तक की पेनल्टी लगती है, लेकिन रिफंड पर जब ब्याज मिलता है तो सिर्फ 0.5% मिलता है, जिसके लिए व्यवस्था करने की उम्मीद कर रहे हैं हम बजट में भी। चलिए इसी के साथ सुधीर जी धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। आज टैक्स गुरु में इतना ही। आप अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है इस पर भी आप अपने सवाल जरूर भेजिए। बस याद रहे कि सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी आप हमें जरूर भेजें। तो आज टैक्स गुरु में हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए।